दंगाइयों को प्रश्रय देना, क्या यही सामाजिक न्याय है? गरीबों को उनकी योजना का लाभ देना, नौजवानों को उनके अनुरूप रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाना, समाज के प्रत्येक तबके को योग्यता के अनुसार अवसर देना, यही वास्तविक सामाजिक न्याय है। केवल परिवारवादी सोच सामाजिक न्याय की प्रतीक नहीं हो सकती। और मैं तो इस बात को कहता हूं, होती है तो हम लोगों ने अपने पुराणों में भी पढ़ा है, शास्त्रों में भी इस बात को देखा है, कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं, वे हमेशा भटकती रहती हैं, उनको कभी शांति नहीं मिलती है। उनको भटकना उनकी नियति का हिस्सा होता है, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा होती हैं, उनको कभी शांति मिलेगी ही नहीं। और इसलिए मान करके चलिए, इतने बड़े जनाधार वाले हैं तो अपनी मूल सीट से जहां से पिछली बार लड़े थे वहां से उनको लड़ना चाहिए ना। बड़े जनाधार वाले हैं तो वहां से लड़के देखें, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये लोग मंत्री थे आपकी सरकार में, 5-5 साल कई लोग मंत्री रहे, कई लोग 2 साल मंत्री रहे, और इनका कहना है कि 2017 में जो बीजेपी की जीत हुई, 2019 में जो जीत हुई, उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका थी। सच है कि हर व्यक्ति जब मिलता है तो मिल करके विजयी होता है। हम तो कहते हैं व्यक्ति ही नहीं, हर मतदाता जब एक साथ एकजुट होकर के एक पार्टी विशेष को वोट देता है तो प्रचंड बहुमत से सरकार बनती है। और प्रदेश के मतदाताओं पर हमारा विश्वास है, प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अवसरवादी राजनीति करने वाले लोगों के साथ नहीं जनता होती है, और जनता भी इस बात को जानती है कि इन लोगों की सोच क्या है। वे लोग जिस संकुचित दायरे में रह करके कैद होकर के रह गए हैं, वे लोक कल्याण का माध्यम नहीं बन सकते, समाज कल्याण का माध्यम नहीं बन सकते। और चुनाव आ ही गए, चुनाव में जनता जनार्दन सबका फैसला करेगी। क्योंकि सबके पत्रों में एक ही बात लिखी है, एक ही शब्द है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए योगी जी ने कुछ नहीं किया। ये तो प्रदेश की जनता जनार्दन जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अति दलित के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है। जो सुरक्षा दिया है, ये सुरक्षा प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को दिया है। जो इस समृद्धि दिखाई दे रही है, ये प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके लाने का प्रयास हुआ है। जो 43 लाख गरीबों को मकान मिले हैं, ये दलितों, अति पिछड़ों और प्रदेश के गरीबों के ही बने हैं। ये जो बिजली के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं, ये जो फ्री में अन्न योजना का लाभ, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन का लाभ मिला है, ये प्रदेश के ही गरीबों को, दलितों को, अति दलितों को, अति पिछड़ों को और हर गरीब को मिले हैं। चेहरा देख करके नहीं, लेकिन हां, योजना का लाभ हर व्यक्ति तक मिलना चाहिए। सरकार का संकल्प था, सरकार ने अपने संकल्प को पूरा किया है। लेकिन जो लोग मंत्री थे वो कहते हैं कि हमारे पास फाइल ही नहीं आती थी। देखिए, मुझे लगता है कि वे अपने को स्वयं एक्सपोज कर रहे हैं, और उन्होंने एक्सपोज भी कर दिया है। कैबिनेट की बैठक, एक कैबिनेट के सभी मंत्रियों की एक खुला मंच होता है, और उस मंत्रालय से जुड़ा हुआ प्रस्ताव उस विभाग के मंत्री की सहमति के साथ ही कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होता है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, लेकिन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य विभाग का मंत्री या विभाग का जो भी अध्यक्ष होगा वही करेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि इन लोगों को अगर अपने विभाग की योजना की जानकारी नहीं है, अपने विभाग के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं, उसके बारे में ये लोग सही तथ्य नहीं जान पा रहे हैं, तो ये उनकी योग्यता पर स्वयं प्रश्न खड़ा करता है कि उनको कोई जानकारी नहीं होती थी, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। क्योंकि वहां पे तो कैबिनेट की बैठक में वही चर्चा कर पाएगा जो अपने विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव का अध्ययन करके वहां आता हो, वही खुली बहस कर पाता हो। और ये केवल एक विभाग के पास नहीं जाता है, हर विभाग के से जुड़े हुए जो भी प्रस्ताव आते हैं विभाग प्रस्तुत करता है। उससे रिलेटेड जितने भी विभाग होते हैं उन सबकी जब उसमें सहमति होती है तो उस सहमति के बाद ही फिर वह कैबिनेट में आता है, अंत में मुख्यमंत्री की सहमति से। मुख्यमंत्री के पास अंत में फाइल आती है फाइनल स्वीकृति लेने के लिए, ये कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार है, इन विभागों ने इसमें अपनी सहमति दे दी है। अगर किसी विभाग की उसमें असहमति होती है तो फिर मुख्यमंत्री को आवश्यक लगता है कि हम उस विभाग के साथ बातचीत करें कि आखिर आपकी असहमति का आधार क्या है, तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसको वापस भेज दिया जाता है कि एक बार फिर से अंतर विभागीय सहमति बनाने का प्रयास करके फिर इस फाइल को प्रस्तुत करो, इस मुद्दे को प्रस्तुत करो। ये चीजें दिखाती हैं कि उन लोग स्वयं ही जनता के साथ अन्याय कर रहे थे, अगर उनको अपने विभाग के प्रस्ताव के बारे में स्वयं की जानकारी नहीं थी। और ये उनकी स्वयं की यानी उनके स्तर को बताता है कि वह किस रूप में इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए। क्यों छोड़ के गए ये लोग? देखिए, उनके अपने अवसर हो सकते हैं, उनकी अपनी बातें हो सकती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने कहा ना, अतृप्त आत्माएं होती हैं, और वह उन लोगों के साथ गए हैं ना जहां की सोच, जो मैंने पहले भी कहा कि नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। तो जब परिवारवादी सोच तक ही सीमित रहना है, किसी को अपने बेटे के लिए, किसी को अपनी बेटी के लिए, किसी को अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए और भी कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षाएं पूरी ना होती, इसलिए उनको लगा होगा कि हो सकता है कि अब फिर दूसरे घर में चले जाएंगे तो हो सकता है वहां अपेक्षाएं पूरी होंगी। अब तो दूसरे घर में भी बेटे को टिकट नहीं मिली, अब तो अभी देखेंगे तीसरे घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये तो अतृप्त आत्माएं हैं, चलते रहेंगे, घूमता रहेगा। तो ये तो अनंत ब्रह्मांड है, 1-2 सवाल यात्राएं चलती रहेंगे। अभिमन्यु का सवाल है, अभिमन्यु कहां है? हाँ पूछिए।
नमस्ते मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल आपसे आवारा पशुओं से जुड़ा हुआ है। इन आवारा पशुओं की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों का काफी नुकसान होता है और इसी के साथ कई दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। तो इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, ये निराश्रित गोवंश है, ये आवारा नहीं है, ये किसी न किसी पशुपालक का है। पशुपालक ने उन्हें तात्कालिक दृष्टि से छोड़ा हुआ है। इसमें सरकार की अनेक योजनाएं हैं और जिसको हम लागू कर चुके हैं। नंबर एक तो है, प्रदेश सरकार निराश्रित गो आश्रय स्थल संचालित कर रही है, जिसमें 7 लाख गोवंश हमारे पास निराश्रित गो आश्रय स्थल में है, जिनकी देखभाल सरकारी संरक्षण में हो रही है। दूसरी योजना है जो प्रदेश सरकार सहभागिता योजना के अंतर्गत चलाती है, जिसमें प्रदेश का कोई भी किसान अगर गोवंश की सेवा निराश्रित गो आश्रय स्थल में जो गोवंश हमारे पास है, जैसे आप आवारा पशु कह रहे हैं, अगर इसमें से किसी गोवंश को वह अपने पास ले जाकर के पालने की व्यवस्था करता है, उसकी देखरेख करता है, उसको ठीक ढंग से उसकी देखरेख करता है, तो हर किसान को हम 4 गोवंश तक अनुबंध करते हैं, जिसमें 900 रुपए हर गोवंश की हर महीने हम उसे देते हैं। यानी अगर महीने की बात करूं तो 4 गोवंश है तो 3600 रुपए, 2 है तो 1800 रुपए हर महीने सरकार उसको उपलब्ध कराती है। लेकिन उसकी हर महीने हम भौतिक सत्यापन करवाते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से। इसमें तीसरी योजना हमारी है, पोषण मिशन के साथ हमने इसको जोड़ा है। जो कुपोषित माताएं हैं, किशोरी कन्याएं हैं या कुपोषित बच्चे हैं, उन परिवारों को चिन्हित करके उन्हें निराश्रित गो आश्रय स्थल से एक एक ब्याही हुई गाय उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि वो जो गाय निराश्रित गो स्थल पर है, उन्हें इसलिए उनके मालिकों ने छोड़ दिया है, पशुपालकों ने छोड़ा है, या तो वे बछड़े हैं या अगर गोवंश है तो कम दूध देती हैं, कोई 500 ग्राम, कोई 200 ग्राम, कोई 100 ग्राम, तो वे लोग उसको छोड़ देते हैं। और ये दूध जो उनका होता है एकदम देसी गोवंश है, तो दूध बहुत उपयोगी है, अमृत है। कुपोषित परिवार को अगर 50-50 ग्राम 2 बार दूध मिल गया तो उनके लिए अमृत होगा। तो कुपोषण से सुपोषण की ओर ले जाने का एक अभियान है। ऐसे लगभग 15,000 के आसपास परिवारों को हमने एक एक गोवंश दिया है, ब्याई भी गाय दी है, लेकिन उसके साथ 900 रुपए भी हर महीने हम उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं गाय को ठीक ढंग से देखभाल करने के लिए। ये 3 योजनाएं तो सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत संचालित हुई हैं और सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं, जिसमें 8 लाख से अधिक गोवंश की देखभाल हम प्रदेश के अंदर वर्तमान में कर रहे हैं। एक इसमें हमने एक योजना बनाई है कि ज्यादातर पशुपालक इसलिए गाय गोवंश छोड़ते हैं, या तो बछड़ा होता है या फिर कम दूध देती है। तो नस्ल सुधार के लिए एक अभियान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है कि हम नस्ल सुधार के एक विशिष्ट अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने तकनीक का सहारा लिया है। पशुपालन विभाग इसके लिए एक अभियान चला रहा है, हर विकास खंड में इस अभियान को हम लोगों ने लागू कर दिया है, जिसमें भारतीय नस्ल का देसी जो गोवंश है, जो गाय अभी 100 ग्राम 200 ग्राम तक दूध दे रही है, यही गाय आने वाले समय में 2 किलो से लेकर 5 किलो तक, फिर इसके दूध की वृद्धि करते हुए 5 किलो से 7 किलो तक कैसे हम इसको धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इस अभियान को भी सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके मूल रूप में कारण यह है 2017 के बाद ये समस्या इसलिए ज्यादा आई है क्योंकि 17 के पहले तो इसमें ज्यादातर गोवंश अवैध बूचड़खानों में कट जाता था। हमने अवैध बूचड़खानों को 2017 में बंद कर दिया था। हमने 2017 में अवैध तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश और बंगाल जो गोवंश तस्करी के माध्यम से चला जाता था उसको रोक लगाई है। तो स्वाभाविक रूप से जो गोवंश वंश होगा वो यहीं रहेगा। और दूसरा, अगर हम यहां पर चलाते भी हैं, अन्य राज्यों से भी बड़े पैमाने पर गोवंश यहां पे प्रदेश के अंदर आता है, हमारे यहां निराश्रित गोआश्रय स्थल है, हम वहां पे रखते भी हैं। 8 लाख गोवंश की सेवा हम इस रूप में कर रहे हैं और लगातार इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पशुपालन विभाग इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि हम हर गौशाला को, हर निराश्रित गोआश्रय स्थल को ऊर्जा के साथ भी जोड़ सकें। और इस दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर के काशी में एक गोकुल योजना प्रारंभ हुई है, जिसमें गाय के जो गौशाला है उसके साथ हम लोगों ने एक अत्याधुनिक वहां पे सीएनजी प्लांट लगाया है, जिसमें गाय के गोबर का दाम भी मिल रहा है, लेकिन साथ साथ गोबर गैस प्लांट से जो गैस बनेगी उस गैस से सीएनजी बना करके उसका भी अच्छा दाम वहां पर प्राप्त हो रहा है। तो इससे गोरक्षा भी होगी और किसानों को भी इस प्रकार की जो अभी समस्या उनके सामने देखने को मिल रही इसका समाधान होगा। राज्य सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, एक कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों ने अब तक इस समस्या का समाधान किया है, आगे भी करेंगे। और हमारा संकल्प है कि हम लोग अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे, लेकिन गोवंश को भी कटने नहीं देंगे। इस संकल्प का सरकार कार्य कर रही है। अखिलेश जी कई बार पत्रकारों पर व्यंग कसते हैं, कहते हैं आप योगी जी से विकास के बारे में नहीं पूछते, आप उनसे सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं, 5 साल में आपने सरकार चलाई, कितने नए उद्योग लगे, कितना इन्वेस्टमेंट आया? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले असुरक्षा का जो माहौल था उसमें देश या दुनिया का या प्रदेश का कोई भी उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता था। निवेश का माहौल 2017 के बाद ही उत्तर प्रदेश में बना और हम लोगों ने 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इस दौरान प्रदेश के अंदर कराया है।
ये 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ये तो बड़ा निवेश हुआ है जिसमें देश और दुनिया का हर बड़ा उद्यम, यानी कोरोना कालखंड में भी हमारी सरकार ने 66,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश में करवाया है। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट चीन से कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर के कई प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था। 2016 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, आज नंबर 2 स्थान पर है। यानी उद्यम की, यानी हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से व्यवसाय की सुगमता किसी भी उद्यमी के लिए कैसे हो सकती है, इसमें शासन की छवि का असर पड़ता है, शासन के द्वारा किए गए रिफॉर्म का असर पड़ता है, शासन की जो पॉलिसी है उसका असर पड़ता है। और ये सभी कार्यक्रम 2017 के बाद जिस तेजी के साथ आगे बढ़े, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर है। आखिर ये 2017 के पहले भी हो सकता था, लेकिन पिछली सरकार ने रिफॉर्म पे ध्यान नहीं दिया, पिछली सरकार ने सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया, पिछली सरकार ने किसी भी प्रकार से शासन की छवि को सुधारने पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण देश और दुनिया का कोई भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता था। यह रोजगार और यह निवेश केवल हमारे लिए निवेश का माध्यम नहीं था, ये हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए रोजगार का भी एक माध्यम बना। कितने रोजगार मिले युवाओं को, और मैं इस बात इतना इन्वेस्टमेंट आया? देखिए, मैंने कहा 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश यूपी में स्थापित आया काफी ज्यादा, लेकिन जो अब तक प्रदेश में लग चुका है, जिसको हम ग्राउंड सेरेमनी कर चुके हैं, जिसकी उन सभी 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक प्रदेश के अंदर नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा इस निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पिछले 5 साल के दौरान किया है। और ईमानदारी से मैं कहूं तो हमारी सरकार को प्रदेश के अंदर 3 वर्ष के अंदर ही काम करने का अवसर मिला। विगत 2 वर्ष तो कोरोना से निपटने में ही हमारे समय ज्यादा व्यतीत हुए, अन्यथा एक बहुत बड़ा जो लक्ष्य था हमारा, हम उसे प्राप्त करते। लेकिन मैं फिर भी इस बात को कह सकता हूं, जो यात्रा जारी है ये सुरक्षा का और निवेश का, इसको रोजगार के साथ जोड़ करके प्रदेश के हर नौजवान को रोजगार और उसके बेहतर भविष्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर देने का कार्य हमारी सरकार करेगी। बहुत सारे काम जो आपने गिनाए, कानपुर मेट्रो, कुशीनगर एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये अखिलेश जी कहते हैं ये सारे के सारे, गोरखपुर देवरिया 4 लेन, देवरिया से सलेमपुर 4 लेन, अयोध्या में भजन संध्या स्थल, सब उन्होंने बनवाए थे। उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण वे भी करना चाहते थे? उसके भी कह देते तो अच्छा रहता है। या वहां से अगर अयोध्या से चिड़ी ही थी तो कम से कम यही कह देते थे कि हम तो मथुरा में भी मंदिर बनाने का सपना देखे थे लेकिन नहीं बना पाए, यही बोल देते। कुंभ कराने का अवसर भी उनको प्राप्त हुआ था। 2013 में महाकुंभ था, कुंभ की अव्यवस्था, कुंभ की हड़बड़ी, कुंभ की गड़बड़ी, कुंभ की दुर्व्यवस्था ये जगजाहिर थी। और 2019 में कुंभ का आयोजन करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। दिव्य और भव्य कुंभ एक यादगार इवेंट बन गया देश और दुनिया के लिए। यही फर्क है, उनको अवसर मिला, दुर्व्यवस्था का, गंदगी का शिकार हो गया, अराजकता का अड्डा बन गया, हर व्यक्ति नाराज होकर के गया। हमें मिला, देश और दुनिया का जो भी व्यक्ति प्रयागराज आया प्रफुल्लित होकर के चला गया। वाह, कुंभ, भव्य और दिव्य कुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करके ही गया होगा कि कुंभ और दिव्य और भव्य कुंभ मोदी जी के विजन के अनुरूप प्रयागराज में हुआ है। तो ये सभी चीजें, देखिए, समस्या विकास करने न करने का नहीं, कोई भी सरकार आएगी थोड़ा बहुत करेगी, लेकिन उसके लिए समय की आवश्यकता होती है। समय देना होता है, लगना होता है, अपने प्राय का भेद छोड़ना होता है। जिनका सोच ही परिवारवादी हो उनसे देश और दुनिया के बारे में सोच करने की फुर्सत कहां। एक दूसरा, उन लोगों से यह उम्मीद करना कि अपने दायरे से बाहर आकर के कुछ सोच सके। 12 बजे सोकर के उठेंगे, इसके बाद तैयार होने में 1.5-2 घंटा लगेगा, उसके बाद अवसर मिलेगा, फिर कोई व्यक्ति आएगा, बताएगा कि भैया ये 4 लाइन आप बोलेंगे, फिर उनको रटने में आधा घंटा लगेगा, फिर उसको रटते हुए जाएंगे, वो अभी समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलेगा क्या बताओ, क्या बोलेंगे? तो लोग ये बोलेंगे भाई देखो हमने सब काम किए थे लेकिन फीता ही लोग काटने के लिए आ गए। अरे जनता ने जब आपको इस लायक सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि आप फीता काट सकें। देखिए, वे समस्या देते थे, समाधान हमने दिया है। और मैं कह सकता हूं हमारी सरकार समस्या को नहीं, सरकार का नाम समस्या नहीं हो सकता, सरकार का काम समाधान है। और ये समाधान भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने दिया है। अब उन्होंने भी समाधान दिया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को अगर उनकी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देखिए, जो लोग अपने समय में प्रदेश में अंधेरा रखते थे वे लोग बिजली क्या देंगे? आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में हम लोगों ने सत्ता संभाली थी, उससे पहले मैं 5 बार सांसद था भी, और बिजली की दुर्व्यवस्था से हम लोग स्वयं त्रस्त थे, हम सब परेशान थे, आंदोलन करते थे, भारत सरकार के पास भी मुद्दा रखते थे, लेकिन ये राज्य का विषय था, राज्य सरकार को करना था। भारत सरकार कहती थी कि हम बिजली देना चाहते हैं, लेकिन बिजली लेना नहीं चाहते। प्रदेश के अंदर 3 जनपदों में बिजली मिलती थी, राजधानी के नाते लखनऊ महानगर और 2 अन्य जनपद। 72 जनपद अंधेरे में रहते थे, अंधेरा।
बिजली आने का न समय था और जब आती नहीं थी तो जाने का प्रश्न ही नहीं होता। यह प्रदेश की पहचान थी। हम लोग आए, हमने सर्वे करवाया, 1,21,000 से अधिक मजरे हमें ऐसे मिले जहां बिजली कभी लगी ही नहीं। फिर हमने सर्वे कराया कि इसमें कितने लोग रहते हैं पूरे प्रदेश में। 1,43,00,000 से अधिक लोग थे जिन्होंने कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको हमने कहा यार देखो आपके यहां बिजली दी जा रही है। उस हंसे लोग, कहा साहब जब आसमान में बादल लगते हैं रात्रि के समय हम भी बिजली चमकते हुए देखते हैं। यह बिजली का नाम था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में 1,21,000 मजरों तक बिजली पहुंचाई। प्रदेश के सभी 75 जनपदों को बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर व्यापारी और हर नगर को समान रूप से बिजली दी। इन्होंने बिजली का एक बहुत बड़ा घोटाला किया था और वह क्या था? पावर परचेज एग्रीमेंट के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए सालाना राज्य सरकार को ऐसे देने होते थे कि आप बिजली ले ना ले लेकिन पैसा देना ही देना है। और उसमें बिजली कितने की पड़ती थी? 17 से लेकर 18 रुपए पर यूनिट। आज के दिन पर अगर आप सोलर पावर लेंगे तो ठीक है, सोलर पावर आपको दिन में मिलेगी तो मुश्किल से 1.25 से 2 रुपए में मिल जाएगी। आप हाइड्रो पावर या थर्मल पावर लेंगे तो 5 रुपए से 6 रुपए के बीच में वो पड़ जाएगी। लेकिन ये लोग पावर परचेज करते थे 17 रुपए 18 रुपए में, और उन पीपीए के नाम पर कितना गोलमाल हुआ होगा हर व्यक्ति जानता है। और ये लोग फ्री में देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो प्रदेश का कबाड़ा निकाल दिया था। प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था। जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे। लोग तड़पते थे बिजली के लिए। मोबाइल चार्ज करने के लिए लोगों को गांव, दूसरे गांव में जाना होता था। कहां गए हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए? आज तो कम से कम क्राइसिस नहीं, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, लेकिन निर्बाध बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रही है। और मुझे लगता है ये सिलसिला बना रहना चाहिए। इस प्रदेश की जनता जनार्दन को देखना चाहिए। इन लोगों से कोई उम्मीद न करें जिन लोगों ने प्रदेश को बिजली से वंचित किया था, फर्जी पीपीए किए थे, जिन लोगों ने घोटाले के नाम पर, यानी तमाम बिजली के नाम पर तमाम घोटाले प्रदेश के अंदर किए थे। यानी कर्मचारियों तक का एक होता है ना कि कम से कम व्यक्ति जब जा रहा होता है उस समय सुकून के साथ राम नाम लेकर के शांति से अपनी यात्रा को विश्राम देता है। लेकिन वहां पर भी इन लोगों ने बिजली कर्मचारियों के हजारों करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों में लगा करके कर्मचारियों के साथ भी अन्याय किया। क्योंकि जी बात मुद्दे पे वहीं आ जाती है। होते रहे। वो कह रहे हैं कि जितने भी बिजली के कारखाने थे हमारी सरकार ने लगाए थे। जो बिजली आज दे रहे हैं योगी जी, वो हमने उसके कारखाने लगाए थे। योगी जी ने एक भी नया कारखाना नहीं लगाया बिजली का। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर वह डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अखिलेश जी के मुंह से मैं विकास शब्द सुनता हूं, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में वैसे विकास शब्द था नहीं। विकास से उनको कोई लेना देना भी नहीं था। विकास का मतलब वो सिपाही परिवार का विकास समझते थे। उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन मैं आपको इस बात को बता सकता हूं और इंडिया टीवी से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी पावर का प्रोडक्शन हुआ है, अगर उस पावर प्रोडक्शन को और आज 2022 में जितना हो रहा है इन सबको मैं जोड़ूं तो 1947 से 2017 के बीच में 70 वर्षों में जितना पावर प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है, आज 2022 से आप उसकी तुलना करेंगे, इसमें से 35 से 36% पावर प्रोडक्शन यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय में हुआ है, हो रहा है। जिसमें से तमाम यूनिट का, चाहे वह अनपरा की हो, चाहे वह अभी हरदोआगंज की हो, इन सब का उद्घाटन का कार्यक्रम भी और शिलान्यास का कार्यक्रम भी हमारी सरकार के समय हुआ है और उद्घाटन भी मैंने ही किया है, क्योंकि सौभाग्य हमें ही मिला है। हम अगर शिलान्यास करते हैं तो उसका उद्घाटन भी करते हैं। उनको कभी नहीं मिला क्योंकि नियति साफ नहीं थी। वहां पे तो कोई एक स्कीम जब चलती थी ना, वो पहले पीपीआर बनता था। लखनऊ का ही एक मामला है, 167 करोड़ का बना था। डीपीआर बनते बनते वो 300 करोड़ का हो गया और जिस कार्य को 1 वर्ष में होना था वो पूरा ही 1 वर्ष में नहीं हुआ, 2 वर्ष पूरे हो गए, तब भी अधूरे थे। तब तक संजोग से हम आ गए। मैं एक दिन उधर से निकल रहा था तो मैं अचानक वहां पहुंचा। मैंने कहा भी इसकी प्रोग्रेस क्या है? उन्होंने कहा साहब 40%। मैंने कहा पैसा कितना खर्च हुआ है? कहा साहब 1400 करोड़। मैंने कहा डीपीआर कितने का था? कहा साहब 300 करोड़। मैंने कहा पीपीआर? चुप। मैंने पूरी फाइल मंगाई। पीपीआर था 167 करोड़ का, डीपीआर बढ़ गया 300 करोड़ का, खर्च हो गया 1400 करोड़ और कार्य की जो प्रोग्रेस है वो 40%। ये उनका प्रोग्रेस है, ये उनका विकास है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने उस एक्सप्रेसवे जो लखनऊ को, प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर वाराणसी को जोड़ता है, उसी एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर अपना विमान उतारा था। इमरजेंसी के समय भारतीय वायुसेना उस एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकती है, इस दिशा से वह बनाया गया।